प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मौद्रिक नीति। आज हम अध्ययन करेंगे मौद्रिक नीति का अर्थ एवं मौद्रिक नीति के उद्देश्य। मौद्रिक नीति क्या होती है? ये मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? मौद्रिक नीति का निर्माण देश का रिजर्व बैंक अर्थात RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। मौद्रिक नीति को एक देश की अर्थव्यवस्था का, एक देश की आर्थिक नीति का हृदय कहा जाता है। मौद्रिक नीति के जो उद्देश्य होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, वो सब देश के विकास को तीव्रता प्रदान करने के लिए होते हैं। सर्वप्रथम पढ़ेंगे मौद्रिक नीति का अर्थ। मौद्रिक नीति के अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति, ब्याज व ऋण आदि को नियमित करने का प्रयास किया जाता है। आजकल मौद्रिक नीति के स्थान पर मौद्रिक व साख नीति पर बल दिया जाने लगा है, क्योंकि मुद्रा व साख दोनों की मात्राएं उत्पादन व कीमतों को प्रभावित करती है। तो मौद्रिक नीति में मुख्य रूप से हम अध्ययन करते हैं कि मुद्रा की पूर्ति का निर्धारण कितना हो, ब्याज का निर्धारण कैसे हो, कितना हो, और ऋण किन किन लोगों को मिले, कितनी कितनी मात्रा में मिले, इन सब बातों का निर्धारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति के तहत करता है। और इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी तय करता है कि कौन से प्राथमिकता प्राप्त वाले क्षेत्र जिनको पहले ऋण दिया जाए, कितना दिया जाए, ये सब मौद्रिक नीति के तहत तय किया जाता है। इस प्रकार मुद्रा व साख नीति के दायरे में मुद्रा की पूर्ति, साख की पूर्ति तथा ब्याज की दरें अर्थात साख की लागत आदि विषय को हम शामिल करते हैं। मानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष में 2 बार साख नीति की घोषणा करता था। मानी 6-6 महीने के लिए मौद्रिक नीति की घोषणा करता था, जिसे जो पहले 6 महीने को सुस्त मौसम वाली नीति कहा जाता था और बाद वाले 6 महीने को यहाँ पर आपके व्यस्त मौसम वाली नीति कहा जाता था। तो सुस्त मौसम के लिए जो मौद्रिक नीति की अवधि थी अप्रैल से सितंबर 6 माह की थी, और जो व्यस्त मौसम की जो अवधि थी वो अक्टूबर से अगले मार्च तक के लिए थी। लेकिन जैसे जैसे आर्थिक नीतियाँ बदलती गई, आवश्यकताएं बदलती गई, तो भारतीय रिजर्व बैंक वर्तमान में 2-2 महीने की मौद्रिक एवं साख नीति का निर्माण करता है। अर्थात वर्ष में 6 साख नीतियों की घोषणा की जाती है, जिसे हमें द्विमासिक मौद्रिक नीति भी कहते हैं। तो सरकार इसमें ये निर्धारण करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये निर्धारण करता है मौद्रिक नीति के तहत कि मुद्रा की आपूर्ति कितनी की जाए, ताकि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो, और दूसरी बात कि ब्याज दर पर नियंत्रण कैसे हो, बैंक जो ऋण प्रदान करते हैं उन पर ब्याज दर कितनी ली जाए। तो इन सब चीज़ों का निर्धारण मौद्रिक नीति के तहत किया जाता है। और ब्याज पर नियंत्रण करने के लिए सरकार बैंक दर, नकद रिजर्व अनुपात, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और SLR आदि के माध्यम से साख का नियंत्रण किया जाता है। अब मौद्रिक नीति के उद्देश्य। मतलब मौद्रिक नीति बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, इससे क्या फायदा है? मौद्रिक नीति के अंतिम देवी कह सकते हैं। भारत में मौद्रिक नीति का प्रमुख लक्ष्य 2 उद्देश्यों को प्राप्त करना माना गया है। पहला, एक तो मूल्य स्थिरता को बढ़ावा देना, और दूसरा कि उत्पादक क्षेत्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में बैंक ऋण उपलब्ध कराना। यदि मोटे रूप से देखें तो मौद्रिक नीति के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। एक, कीमत स्तर पर नियंत्रित करना, दूसरा बैंकों से ऋण उपलब्ध कराना। यदि विस्तार से हम इसको अध्ययन करें तो इसके निम्न उद्देश्य होते हैं, जिसमें पहला है उत्पादन की अधिकतम संभाव्य स्थिति प्राप्त करना।
अधिकांश मौद्रिक अर्थशास्त्री मौद्रिक नीति के इस उद्देश्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। इसका कारण यह है कि तटस्थ मुद्रा नीति में अधिकतम संभाव्य उत्पादन मूल्य स्थिरता दोनों एक साथ होना आवश्यक माना जाता है। यानी जैसे कई बार प्रश्न आ जाता है कि तटस्थ मुद्रा नीति किसे कहते हैं, तो तटस्थ मुद्रा नीति का अभिप्राय होता है कि एक समय में अधिकतम संभाव्य उत्पादन एवं मूल्य स्थिरता, या हम यूँ कहें कि अधिकतम संभाव्य उत्पादन एवं मूल्य स्थिरता दोनों का एक साथ होना ही तटस्थ मुद्रा कहलाता है। तो सरकार मौद्रिक नीति के माध्यम से ये उद्देश्य रहता है कि जो पॉसिबल है, जो संभावना है, उसका अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए और मूल्य स्तर में भी कोई परिवर्तन नहीं हो, कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी विकास के साथ साथ कीमतें क्या हो, स्थिर हो। नेक्स्ट है आपके विकास की दर को ऊंचा करना। यानी विकास, जो अल्पविकसित या विकासशील देश है उसकी पहली आवश्यकता होती है कि अपने जो आर्थिक विकास की गति है उसको बढ़ावा देना, और इसको बढ़ाने के लिए सभी जो संभव उपाय होते हैं उनको अपनाना, आधारभूत ढांचे का विकास करना, इसके लिए हम कृषि उद्योग आदि के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था करना, उचित समय में उचित मात्रा में उचित ब्याज दर पर साख की व्यवस्था करना जरूरी है। इसके अभाव में उत्पादन में बाधा पहुंचती है। सरकार व्यापारिक क्षेत्र, निर्यात आदि सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में साख प्रदान करने की व्यवस्था करती है। तो विकास दर को ऊंचा करने के लिए, विकास दर को गति देने के लिए सरकार को ये आवश्यक है कि प्रत्येक क्षेत्र को उचित समय में, उचित मात्रा में, उचित ब्याज पर उनको ऋण की सुविधाएं अर्थात साख की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, ताकि विकास का स्तर प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट है मूल्य स्थिरता। मौद्रिक नीति का जो नेक्स्ट जो उद्देश्य होता है वो कीमतों को स्थिरता प्रदान करना, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, क्योंकि यदि कीमतों में वृद्धि होगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, तो इसका सबसे अधिक जो प्रभाव है, विपरीत प्रभाव है या बुरा प्रभाव है, वो गरीब वर्ग पर पड़ेगा, जिससे कि आर्थिक असमानता बढ़ेगी। तो हमें कीमतों पर नियंत्रण करना होगा। दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा, यदि हम कीमतों पर नियंत्रण करेंगे तो निर्यात बढ़ेंगे और जो हमारा भुगतान असंतुलन है वो कम हो जाएगा। तो रिजर्व बैंक इस पर जोर देता है। नेक्स्ट है आय व धन के वितरण की असमानता को कम करना। सामाजिक न्याय की दृष्टि से समाज के जो कमज़ोर वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निश्चित दर पर ब्याज उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है, ताकि इस वर्ग को अवसर की समानता प्राप्त हो, अवसर प्राप्त हो और अपना विकास करे। इसी के तहत पूर्व में समन्वित ग्रामीण विकास के तहत निर्धन परिवारों को बैंक से कर्ज दिया गया, ताकि वे अपनी आमदनी बढ़ा सके और गरीबी रेखा से ऊपर आ सके, जिससे कि आर्थिक असमानता कम हो सके। नेक्स्ट है रोजगार के अवसर बढ़ाना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे क्षेत्र जो रोजगार को प्राथमिकता देते हैं, रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं, उनको बैंक ऋण देने में प्राथमिकता देता है या बैंक ऋण उपलब्ध कराता है। इस प्रकार साख की सुविधा बढ़ाकर विशेषतः कृषि, लघु उद्योग, खुदरा व्यापार आदि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे क्षेत्र जो लोगों को ज़्यादा रोजगार प्रदान करते हैं, उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऋण प्रदान करने में प्राथमिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट है भुगतान असंतुलन को कम करना। हम व्यापार घाटे को कम करके भुगतान असंतुलन को हम कम कर सकते हैं, लेकिन व्यापार के घाटे को कम करने के लिए निर्यात बढ़ाना आवश्यक है। निर्यात बढ़ाने के लिए एक देश में अन्य देशों की तुलना में मुद्रास्फीति अर्थात कीमतों या वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को नीचे रखना जरूरी है। और ये आवश्यक होता है
कि उसकी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ़ाने से निर्यात संवर्धन में भी उसको फ़ायदा मिलेगा। तो भुगतान असंतुलन को कम करने के लिए व्यापार घाटे को कम करना होगा। भुगतान घाटे को कम करने के लिए हमको निर्यात को बढ़ाना होगा, और निर्यात जब भी बढ़ पाएगा जब मुद्रास्फीति कम होगी, वस्तुओं की कीमतें कम होगी। इस प्रकार मौद्रिक नीति अधिकतम संभाव्य उत्पादन करने के, विकास के दर को तेज करने, मूल्य स्थिरता की स्थिति को प्राप्त करने, आर्थिक असमानता को कम करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा भुगतान असंतुलन को कम करने में अपना योगदान देती है। लेकिन अधिकांश मौद्रिक विशेषज्ञों के द्वारा मुद्रास्फीति इसका सर्वोपरि लक्ष्य माना गया है। इसलिए मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करने में विशेष रूप से इसको काम में लिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के जो पूर्व गवर्नर थे डॉक्टर सी रंगराजन, उनके अनुसार उचित साख की नीति के माध्यम से विकास को प्रोत्साहन देकर विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को योजना की प्राथमिकता के अनुसार आगे बढ़ाकर तथा सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को साख की लागत, मात्रा व दिशा के माध्यम से सहारा देकर मौद्रिक नीति योजना के उद्देश्य की प्राप्ति में इन विभिन्न प्रभावशाली उपायों के जरिए अपना योगदान दे सकती है। तो जो मौद्रिक नीति के जो लक्ष्य होते हैं, उस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब मौद्रिक नीति बनाती है, तो इन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है।